नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 का प्रथम पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वयम वर्णमालाम पठामः है। ये जो अपना पाठ है वो कक्षा 6 का जो बदला हुआ कोर्स है उसके अनुसार प्रथम पाठ है अपना। और इसके अंदर हमें वर्णमाला का जो ज्ञान है उसको देखेंगे। तो वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से स्वर और व्यंजन। जो इसके अंदर बताया गया है कि वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो स्वर हैं वो बिना किसी सहायता के उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। जो इसके अंदर दिया गया है कि स्वर्णाम उच्चारणाम स्वतंत्र रूपेण भवति, कि स्वरों का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, यानी वो बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं। तो ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। और स्वर है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। और व्यंजन जो होते हैं वो अपने स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं, उनको व्यंजन कहते हैं। तो स्वर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षराणी और संधि अक्षराणी, यानी समान अक्षर वाले और संधि अक्षरों से बने हुए वर्ण। संधि अक्षराणी का मतलब होता है संधि से मिलकर के बने हुए, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए जो नए स्वर होते हैं उनको संधि अक्षराणी वर्ण कहते हैं। तो यहाँ हम इस पाठ के अंदर अलग अलग प्रकार से उनका अध्ययन करेंगे। तो समान, सबसे पहले हम देखेंगे कि समान अक्षर वाले स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो समान अक्षर वाले जो वर्ण हैं वो दो प्रकार से इनको बांटा गया है। एक तो है स्वर ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ, यानी एक तो ह्रस्व है और दूसरा है दीर्घ। तो मुख्य रूप से जो वर्ण होते हैं वो तीन प्रकार के माने गए हैं, मोटे रूप से उच्चारण स्थान के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और क्लुप्त, तीन प्रकार के वर्ण होते हैं। तो समान अक्षर वाले जो वर्ण होते हैं वो हमें यहाँ पर देखते हैं, दो प्रकार से इनको बांटा गया है, ह्रस्व और एक दीर्घ। ह्रस्व वर्णों में कौन कौन से अक्षर होते हैं? ए, ई, उ, री और लृ। ये जो वर्ण होते हैं ये ह्रस्व वर्ण वाले वर्ण होते हैं। और दीर्घ वर्ण वाले होते हैं उनकी संख्या है 4, आ, ई, उ, री। ये जो चार अक्षर हैं इनको हम समान अक्षरों के अंदर दीर्घ वर्णों की संख्या में रखेंगे। तो ह्रस्व वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 5। यहाँ पर ए, ई, उ, री, लृ, इनको ह्रस्व वर्ण माना गया। और दीर्घ वर्ण होते हैं उनकी संख्या है 4, आ, ई, उ। ये चार अक्षर जो है वो दीर्घ वर्ण माने गए हैं। तो ये तो टोटल संख्या इनकी हो गई 5 और 4 9। तो समान अक्षर वाले जो अक्षर हैं वो ह्रस्व और प्लुत इन दोनों को मिलाकर के इनकी संख्या 9 है। उसी प्रकार 2 नंबर जो अपना पॉइंट है यहाँ पर ये क्या कहता है कि संधि अक्षराणी, यानी संधि अक्षर वाले जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो संधि अक्षर वाले जो वर्णों की संख्या यहाँ पर बताई गई है वो 4 बताई गई है। कौन कौन से हैं संधि अक्षर वाले? ए, ऐ, ओ और औ। अब इनको नीचे विस्तारित से बताया गया है कि संधि अक्षर वाले वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर कौन कौन सी उनके अंदर वर्ण है वो मिले हुए हैं वो बताया गया है कि द्रव्यो द्रव्यो निश्चित स्वरियो संधि द्वारा ये नवीन स्वर वर्ण ज्ञायन्ते, यानी जायन्ते ते संध्यक्षर स्वराः भवन्ति, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से ये जो नवीन वर्ण हुए हैं, पैदा हुए हैं, इनको संध्यक्षर स्वर कहा गया है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं क्रमानुसार ए और ई, ये दोनों मिलकर के क्या बन गया? ए बन गया। ए और ई दो वर्ण मिले तब ए नई नवीन वर्ण की रचना हो गई है। उसी प्रकार ए और उ इन दोनों को हमने मिला दिया तो ये क्या बन गया? ओ वर्ण बन गया नया। उसी प्रकार हम देखेंगे ए प्लस ए को मिला दिया तो यहाँ पर एक नवीन जो वर्ण है, स्वर वर्ण है, उसकी रचना हुई, वो कौन सा है? ऐ। उसी प्रकार ए प्लस ओ इन दोनों वर्णों को मिला दिया तो एक नवीन वर्ण की रचना हुई और वो वर्ण कौन सा है? औ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वर्ण है ये बने हैं, उसी प्रकार इनकी संधियों के अंदर हम पढ़ेंगे आगे तो भी ये
अपने अनुसार इनकी संधियों की भी रचना करते हैं। जैसे ए प्लस ई इन दोनों को मिला दिया, ए और ऊ इन दोनों को मिला दिया, तो ए और ई मिलाया तब ए बन गया, तो ये गुण संधि बन गई। ए और ऊ को मिलाया तो ओ बन गया, तो ये भी गुण हो गया। इसी प्रकार ए प्लस ए और ए प्लस औ इन दोनों को मिला करके क्रमानुसार ऐ और औ बना, तो ये वर्धी संधि का काम है करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो वर्ण है ये अपने अपने स्थान पर अपना अपना कार्य कर रहे हैं, यानी ये दो या दो से अधिक जो संधियां हैं उनके मेल का ये कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि आगे अनुनासिक स्वर कौन कौन से हैं। वैसे स्वर हैं वो मोटे रूप से दो ही प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से स्वर माने गए हैं? समान अक्षराणी और संधि अक्षराणी, यानी समान अक्षर वाले और संधि अक्षर वाले, ये दो प्रकार के स्वर हैं वो माने गए हैं। अब यही जो स्वर हैं ये अनुनासिक स्वर भी होते हैं, यानी अगर इन स्वरों के ऊपर हम अनुनासिक नाक के द्वारा साथ में बोल लें इनको, तो ये अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। मुख और नासिका दोनों से बोले जाने वाले। ये मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिका स्वरा संति। मुख और सहित नासिका से उच्चारित होने वाले जो स्वर होते हैं उनको अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो अनुनासिक स्वर हैं वो ये लगभग सारे स्वर हैं वो अनुनासिक हैं, यानी इनके ऊपर अगर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये जो स्वर हैं ये अनुनासिक स्वर बन जाएंगे। तो ये अपना जो जितना भी ये काम है ये स्वरों का काम हुआ है। अब हम देखेंगे व्यंजन, यानी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर दूसरा व्यंजन। तो स्वर हमने अभी पढ़ा है कि स्वर है वो दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षर वाले और संधि अक्षर वाले। समान अक्षर वाले का मतलब जो बिना किसी की सहायता से है, यानी सिंगल है वो समान अक्षर वाले, और जो दो दो वर्णों के मेल से बने हुए हैं वो संधि अक्षर वाले स्वर हैं। अब हम देखें व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण है वो क्या है कि व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति, कि व्यंजनों को बोलने के लिए किसी स्वर की सहायता आवश्यक रूप से लेनी पड़ती है। यदि हम व्यंजन को बोल रहे हैं तो किसी स्वर की हमें अवश्य सहायता लेनी पड़ेगी। अतः वर्णमालायाम व्यंजनानाम उच्चारण सर्वत्र च स्वरस्य योजनम भवति। इसलिए जहां भी हमें व्यंजन वर्णों को बोलना होगा वहां पर स्वरों का योजन यानी जोड़ हम या उनको साथ में जरूर मिला करके बोलेंगे। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों को न बोला जा सकता है, यानी बोला नहीं जा सकता है। जब हम उनके अंदर स्वरों का मिलान करेंगे तभी वो व्यंजन वर्ण बोले जाएंगे। जैसे हम देखते हैं क प्लस ए, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये पूरा वर्ण बन जाएगा और उस वर्ण का क्या नाम होगा? कै वर्ण बन जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं क्या कि गै प्लस ए इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? गै पूर्ण वर्ण बन जाएगा। यानी गै हलंत युक्त है, इस हलंत युक्त को हम क्या कर देंगे इसमें ए मिला देंगे तो ये गै पूरा बन जाएगा। उसी प्रकार ख में ए मिला हुआ है तो ख पूरा बन गया। गै जो वर्ण है उसमें ए मिला हुआ है, यानी जो भी वर्ण है जो वर्णमाला के में व्यंजन वर्ण जो है उन सब के अंदर स्वर मिले हुए होते हैं। जैसे कै के अंदर ए, का के अंदर आ, की के अंदर ई, की के अंदर ई, ऊ के अंदर ऊ, इस प्रकार जो वर्ण है वो हर एक अक्षर के अंदर स्वर वर्ण मिले हुए होते हैं। अब आगे देखते हैं हम अत्र ए स्वर केवलम उच्चारणार्थ योजित अस्ति, कि यहाँ पर जो ए वर्ण है ना वो केवल उच्चारण के लिए है, बोलने के लिए है। इसके अंदर व्यंजना नाम चतुर्थ भेदा संति, यानी व्यंजनों के चार भेद होते हैं। ये व्यंजन वर्ण होते हैं उनके चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं कि व्यंजन वर्ण के कौन कौन से चार भेद होते हैं। एक तो है वर्गीय व्यंजन जिनको कहते हैं, जिनको स्पर्श भी कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, यानी अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। एक वर्गीय व्यंजन जिनको स्पर्श वर्ण कहते हैं, एक अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन और चौथा अयोगवा है व्यंजन। तो ये चार प्रकार के जो वर्ण है अपने व्यंजन वर्ण है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्पर्श वर्ण है वो कौन कौन से होते हैं? कै से लेकर के मैं वर्ग तक, यानी कै से लेकर के पै वर्ग तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, यानी वर्गों के अंदर बंटे हुए हैं। कै से लेकर के ङ तक, च से लेकर के य तक,
ट से लेकर के अण तक, त से लेकर के न तक और पै से लेकर के मैं तक। अब इनका जो प्रथम वर्ण है, उस वर्ण को साथ में लेकर के आगे वर्ग जोड़ा जाता है। तो ये जो पूरी लाइन है, 5 अक्षरों की जो पूरी लाइन है, ये उसका वर्ग कहलाती है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ये क वर्ग है। च, छ, ज, य, ये च वर्ग है। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये ट वर्ग है। त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग है। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग है। यानी इसको वर्गों में बांटने के कारण इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अब वर्गीय व्यंजन क्या है? स्पर्शा व्यंजन वर्णाः स्वकीय उच्चारण स्थानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। यानी व्यंजन वर्ग है, अपने उच्चारण स्थान के अनुसार इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। यानी ये सब हैं, इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होने के कारण इनको हमें 5 वर्गों में, 5 भागों में इनको बांट देते हैं। तो 5 भागों में बांटने के कारण इनको क्या कहा गया? स्पर्श वर्ण कहा गया है। क, च, ट, त, प, ये जो 5 वर्ग हैं, ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अब दूसरा जो इसका नंबर है व्यंजन वर्णों में, वो है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्णों के अंदर कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल, व। ये जो 4 अक्षर हैं, इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। तो अंतस्थाः वर्णा बहुत्र सवर्ण वर्णानां स्थाने जायते। अंतस्थाः वर्णाः, अंतस्थ जो वर्ण है, सवर वर्णा स्थाने जायते, वो क्या कहलाते हैं? सवर वर्णों के स्थान पर पैदा होते हैं। यानी अंतस्थ वर्ण होते हैं, वो सवर वर्णों के स्थान पर ही उपयोग में लिए जाते हैं। अतएव अर्धसवरायत्यपि उच्यन्ते, इसलिए उनको अर्धसवर भी कहा जाता है। यानी अंतस्थ जो वर्ण है, उनको अर्धसवर भी कहा जाता है। जैसे अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो, और किसकी सहायता से वो बने हुए हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे ई प्लस ए, इन दोनों को मिला करके हमने इनके स्थान पर एक नया जो वर्ण है, वो क्या बना दिया? ये। री प्लस ए, इसके स्थान पर क्या बना दिया? रे। ली प्लस ए, इसके स्थान पर क्या बना दिया? ले। उ प्लस ए, इसके स्थान पर क्या बना दिया? वे। अब ये जो क्या कर रहे हैं, ये यण का कार्य कर रहे हैं। ये यण संधि का कार्य कर रहे हैं कि ई उ री ली, और उनके बाद में अगर कोई भिन्न स्वर है, तो उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? ये रे ले वे, क्रमानुसार कर देंगे। तो ये आगे यण संधि का कार्य भी कर देगा। जैसे यदि प्लस अपि, ई के बाद ए आ गया यहाँ पर, यानी यदि प्लस अपि। अब देखो यहाँ पर ये ई है और यहाँ पर क्या है? ए। तो इन दोनों के स्थान पर क्या शब्द बन गया? यद्यपि। उसी प्रकार पितृ प्लस आ गया। अब इन दोनों के स्थान पर क्या बन गया? पित्र आ गया। तो ये क्या कर रहा है? ये यण करने का कार्य कर रहा है, यानी यण संधि का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार ली प्लस आकृति, तो जोड़ दिया तो क्या बन गया? लाकृति। सु प्लस आगतम, सु का उ का वह बन गया, तो ये शब्द क्या बन गया? स्वागतम। तो हम देखते हैं कि ये यण संधि का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहा जाता है। आगे देखो, आगे वाला है अपना ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म वर्णों को हम ऊष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं, तो मुख के अंदर से घर्षण के साथ आवाज को बाहर निकाला जाता है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्मा पैदा होने के कारण। तो ऊष्म व्यंजना वर्णानाम उच्चारणे समय मुखात उष्ण वायु निसरती, कि मुंह से उष्ण वायु निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे श, श, श है। अब जब हम किसी भी अक्षर को बोलते हैं, तो वर्णमाला के अंदर सबसे ज्यादा मुंह को अगर जोर लगाना पड़ता है, तो वो श, श, श है। इन वर्णों को बोलने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो मुंह के अंदर से ऊष्मा भी ज्यादा बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और आगे वाला जो वर्ग है अपना, वो है अयोगवाहु वर्ण। अब अयोगवाहु जो वर्ण होते हैं, इनके अंदर 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है। जो स्वर वर्ण होते हैं मुख्य रूप से, उनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, बाकी है वो व्यंजन ही, जैसे अंग और एह, इनको अयोगवाह कहा गया है। अयोगवाह है विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति, ये विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अतः उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्व भवति, इसलिए इनको उच्चारित करने के लिए स्वरों से पहले इनको जोड़ा जाता है। स्वरों से इनको पहले जोड़ा जाता है, न तो पश्चात, पश्चात नहीं, इनको स्वरों से पहले जोड़ा जाता है। अत्र द्वो अयोगवा होता है, यहाँ पर 2 अयोगवा है। अब देखो स्वरों से पहले कैसे जोड़ा है, वो यहाँ पर बताया गया है। देखो ए प्लस
आगे अनुस्वार, तो यहाँ पर अंग बन गया देखो। है कैसे बना, के बाद में हमने क्या कर दिया, अनुस्वार विसर्ग को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, है। तो यहाँ पर एक में अनुस्वार और एक में विसर्ग जोड़ा है, तो ऊपर बिंदु लगता है उसको अनुस्वार, और जो आगे जो 2 बिंदु लगते हैं उनको विसर्ग कहा जाता है। व्यंजने, अब देखो नीचे जो लाइन दी हुई है, व्यंजने सह सर्वेषाम अपि सवर्णानाम संयोजनम भवति। व्यंजन वर्णों के साथ हम सभी जो स्वर हैं उनका संयोजन कर सकते हैं। और व्यंजने सह स्वर्णानाम संयोजनेन गुणाति अक्षराणि भवन्ति। अब जो अक्षर हैं उनमें गुणात्मक परिवर्तन भी हो जाता है। जब हम इनको जोड़ते हैं तो उनके अंदर गुणात्मक परिवर्तन बन जाता है। वो कैसे, देखो कैसे परिवर्तन हुआ है। जैसे स्वर है, ऊपर की लाइन में स्वर दिए हुए हैं और नीचे की लाइन में उनकी मात्राएं जो दी हुई है अपने सामने, वो किस प्रकार बना है वो देखो। जैसे व्यंजन, व्यंजनानी, अब व्यंजन किस प्रकार है देखो। ए, अब ए के अंदर कोई मात्रा नहीं होती है, आ के अंदर आगे एक खड़ी मात्रा होती है, और ई के अंदर पीछे से ऊपर गई हुई मात्रा, और बड़ी ई जो होती है उसके अंदर आगे से मात्रा खड़ी मात्रा, और ऊ होता है उसमें नीचे, और दूसरा ऊ है उसमें आगे की तरफ घुमा हुआ। इस प्रकार ये जो अक्षर हैं, इसी प्रकार हम जब आगे चलेंगे तो आगे की तरफ है वो आगे बढ़ता हुआ, जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ये री है, इसके अंदर नीचे री लगाया है, बड़ा जो री है उसमें नीचे डबल मोड़ दिया है इसको, री है उसमें नीचे लगाया हुआ है, ए है उसके ऊपर एक डंडा, आई है। अब ए का डंडा है वो हम जब कै का लिखते हैं उसके अंदर हमें ए का डंडा दिखता है, बाकी ए के ऊपर नहीं दिखाई देता है। आई है उस पर एक मात्रा दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक रूप से 2 मात्राएं होती हैं। जब हम कै का के लाइन को लिखेंगे तब पता चलेगा। ओ होता है उसमें एक डंडा आगे, एक ऊपर मात्रा। औ है उसमें एक डंडा आगे खड़ा, 2 मात्राएं ऊपर होती हैं। और अनुस्वार और व्यंजन है, उनकी कहानी जो है वो आगे हमने देखी है। अब देखो इसको हम कै का की लाइन में लिखेंगे, बच्चों को सिखाने के लिए कै का की लाइन में लिखेंगे, तो कै है सीधा सिंपल, उसके बाद में का के आगे डंडा जो आ वाला, की के आगे ई वाली मात्रा, बड़ी की है उसके आगे ई वाली मात्रा, कू है उसमें ऊ वाली मात्रा, कू है उसमें बड़ा ऊ वाली मात्रा, और उसके बाद में क्री है उसमें री वाली मात्रा, बड़ा जो क्री है उसमें री वाली मात्रा, और कै के नीचे ली है क्ली, ये ली वाली मात्रा, फिर के है उसमें ए की मात्रा, कई है उसमें आई की मात्रा, को है उसमें एक डंडा आगे एक डंडा ऊपर ये मात्रा, और कऊ है उसमें 2 मात्रा ऊपर एक आगे डंडा खड़ा। अब आपको ए और आई वाली जो मात्राएं हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं के और कई में। अब देखो ए के ऊपर मात्रा दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लाइन के अंदर, नीचे डंडा दिखाई दे रहा है डब्बे में, ऊपर डंडा दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसमें एक मात्रा है। और वो कहाँ दिखाई दी है हमें, के लिखा है तब ये दिखाई दी है। कई है उसके ऊपर हमें डबल मात्राएं दिखाई दे रही हैं, बल्कि ए आई को देखते हैं उसके ऊपर एक मात्रा दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तविक रूप से वहां पर 2 मात्राएं हैं जो नीचे दिखाई हमें दे रही हैं। इस प्रकार हम जब भी आगे वर्णमाला को लिखेंगे, बारखड़ी की वर्णमाला को लिखेंगे, तो उस संपूर्ण वर्णमाला के अंदर हम देखेंगे कि इस प्रकार आगे की तरफ एक ए आ की लाइन के जितने भी अक्षर हैं उन स्वरों को हम जोड़ते हुए पूरी वर्णमाला को हम बना सकते हैं। इसका मतलब हम पूरी वर्णमाला की रचना है वो इनकी सहायता से कर सकते हैं। अब देखो नीचे संयुक्त व्यंजन है वो हमारे सामने दिए गए हैं। एकाधिकेन एकाधिक व्यंजन वर्णानाम मेलेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। अब एक से अधिक जो व्यंजन होते हैं ना, उनके मेल से एक संयुक्त व्यंजन की रचना होती है। इस टॉपिक को हम देखेंगे आगे वाले वीडियो में। धन्यवाद।